सर, जैसा कि आप एक निर्दलीय पार्टी से एमएलए हैं, तो आपको कभी किसी पार्टी से ऑफर आया है कि हमारी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए? नहीं, अभी कोई बीजेपी को हमने समर्थन दे रखा है। तो अभी नियमों में ये भी है कि निर्दलीय प्रत्याशी जो भी जीता है वो अगर कोई पार्टी ज्वाइन करता है तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आपकी सरकार, आपकी पार्टी क्या कर रही है? युवाओं के लिए राज्य सरकार नौकरियां निरंतर निकाल रही हैं, क्योंकि आज के समय बेरोजगारी ज़्यादा होने की वजह से हमारा जो युवा है वो मेडिकेटेड नशे की गर्त में जा रहा है। अभी जो एसआई भर्ती परीक्षा में जो हाई कोर्ट का फैसला आया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा जो माननीय न्यायालय के द्वारा फैसला दिया गया है उस पर किसी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं है। सरकार को भी माननीय न्यायालय के फैसले का स्वागत करना चाहिए और सम्मान करना चाहिए। सर, बीजेपी उम्मीदवार को आपने लगभग 10,000 वोटों से हराया था, तो उसमें आप किसको श्रेय देना चाहते हैं और उसकी रणनीति क्या रही थी आपकी? श्रेय तो मैडम मैं जनता को ही दूंगा, क्योंकि जनता जनार्दन है। जनता चाहे तो कुछ भी कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भावना शर्मा। स्वागत करती हूं आपका फिर से बतंगड़ न्यूज में, जिसमें हम खास मुलाकात करते हैं खास शख्सियत के साथ। और आज हमारी मुलाकात हो रही है हनुमानगढ़ के विधायक गणेश राज बंसल के साथ। आइए जानते हैं उनके विचारों के बारे में और हनुमानगढ़ के भविष्य की योजनाओं के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार भावना जी। सर, आपकी जो राजनीतिक सफर है उसमें आपकी प्रेरणा क्या रही, उसमें आपकी चुनौतियां क्या रही? मैम, मेरे द्वारा 1999 में राजनीति की शुरुआत की गई। इससे पहले मैं व्यापार करता था। उसके बाद व्यापार के साथ साथ राजनीति स्टार्ट की। सबसे पहले 1999 में मेरी धर्मपत्नी ने चुनाव लड़ा वार्ड पार्षद का। वो वार्ड नंबर 1 हनुमानगढ़ से 1200 वोटों से विजयी रही। बाद में सभापति नहीं बन पाई, लेकिन हमने जो सभापति थी उसको अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाकर फिर हम 2003 में धर्मपत्नी को हमने चेयरमैन बनाया। तभी से ये राजनीति की शुरुआत हुई है और राजनीति में सदैव चुनौती ही रहती है। तो काफ़ी चुनौतियों का सामना करके आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। सर, जैसा कि आप एक निर्दलीय पार्टी से एमएलए हैं, तो आपको कभी किसी पार्टी से ऑफर आया है कि हमारी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए? नहीं, अभी कोई बीजेपी को हमने समर्थन दे रखा है। तो अभी नियमों में ये भी है कि निर्दलीय प्रत्याशी जो भी जीता है वो अगर कोई पार्टी ज्वाइन करता है तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। अच्छा। तो इस कारण से पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते। तो हमारे द्वारा जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन दिया जा रहा है तो हम उसी से संतुष्ट हैं। सर, बीजेपी उम्मीदवार को आपने लगभग 10,000 वोटों से हराया था, तो उसमें आप किसको श्रेय देना चाहते हैं और उसकी रणनीति क्या रही थी आपकी? श्रेय तो मैडम मैं जनता को ही दूंगा, क्योंकि जनता जनार्दन है। जनता चाहे तो कुछ भी कर सकती है। जनता में हमने काम किया और जनता ने हमें उस काम का इनाम दिया। दोनों पार्टियों के उम्मीदवार जो अपने आप को बड़े नेता मानते थे और पिछले 60 साल से उन्हीं की एक ही जाति वर्ग का विधायक हनुमानगढ़ से चुनकर आता था, इस बार जनता ने उनसे त्रस्त थे और उन्होंने मुझे काम की वजह से वोट दिए और 90,000 वोट देकर मुझे उन्होंने इस विधानसभा में भेजा। तो मैं इसका श्रेय हमारी हनुमानगढ़ की देवतुल्य जनता को दूंगा। क्योंकि सर, आप बीजेपी से, मतलब अभी बीजेपी सत्ता में है और आप निर्दलीय पार्टी से हैं, तो आपको कोई भी योजना पास कराने में कोई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है या आसानी से हो जाता है कुछ भी काम? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा मेरा पूरा सम्मान करते हैं।
क्योंकि सबसे पहले जब मैंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन दिया तब भजनलाल जी मात्र पार्टी के महामंत्री व सांगनेर विधानसभा के विधायक थे। तो जिस टाइम रात्रि को मेरे द्वारा समर्थन दिया गया उस टाइम भजनलाल जी खुद गवाह थे कि मेरे द्वारा सर्वप्रथम उन्हें भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिए गए। तो हमारे आदरणीय भजनलाल जी मेरी हर बात का सम्मान करते हैं और मुझे जो भी कार्य मैं कहता हूँ तो उसका वो कार्य करते हैं। सर, एमएलए बनने के बाद में आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकताएं क्या रही और अभी सबसे ज़्यादा आपका ध्यान किस पे केंद्रित है? अब एमएलए के बनने के बाद में मेरा सारा ध्यान तो क्षेत्र के विकास के लिए है और मेरा तो ये प्रथम कर्तव्य भी है कि मैं हनुमानगढ़ की जनता की सेवा करूं और विकास जितना करवा सकूं, राज्य सरकार से मैं जितना विकास के लिए पैसा ले जा सकूं वो मैं लेके जाऊं। पिछले बजट में माननीय भजनलाल जी ने हमें 325 करोड़ रुपया घग्गरबाट क्षेत्र के विकास के लिए दिया है, 200 करोड़ रुपया बाईपास के लिए भी दिया है। इसके अलावा 590 करोड़ रुपए उन्होंने 5 तहसीलों के लिए आईजीएनपी के खाड़ों के दिए हैं। इसके अलावा सड़कें दी है और कई स्कूल भी क्रमोन्नत किए हैं। तो क्षेत्र निरंतर विकास की ओर अग्रसर है और मेरा पूरा प्रयास आगे भी ये रहेगा कि मैं क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा विकास करूँ। तो अभी तक आपने कौन से कार्यों पे विजय हासिल की है और अभी कौन से कार्य आपके आगामी योजना में है? अभी जो आपको मैंने बताए हैं ये कार्य सभी पाइपलाइन में हैं और ये जल्द ही क्षेत्र में धारा पर उतरेंगे और विकास दिखेगा। और युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आपकी सरकार, आपकी पार्टी क्या कर रही है? युवाओं के लिए राज्य सरकार नौकरियां निरंतर निकाल रही हैं। पिछले दिनों भी काफ़ी भर्ती हुई है और राज्य सरकार ने नियुक्तियां की है। आगे भी हमारी मांग भी राज्य सरकार से यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा नियुक्तियां युवाओं को दें, क्योंकि आज के समय बेरोजगारी ज़्यादा होने की वजह से हमारा जो युवा है वो मेडिकेटेड नशे की गर्त में जा रहा है। वो अपना ध्यान ज़्यादा नशे में केंद्रित कर रखा है। तो हमारा राज्य सरकार से यही मांग रहेगी कि यह हमारे युवाओं को प्रेरित करने के लिए खेल पर भी ध्यान देवें और नौकरियां भी दें। इसका हमारा मुख्य केंद्र बिंदु रहेगा। आने वाले समय में, आने वाले वर्षों में हनुमानगढ़ में ऐसे कौन से 3 लक्ष्य हैं जो आप प्राप्त करना चाहेंगे? हनुमानगढ़ में सबसे पहले तो ये है कि जो हमारा हनुमानगढ़ क्षेत्र है ये धान का, चावल का क्षेत्र है। तो सबसे पहले प्रमुख मांग तो हमारे किसानों की यही है कि साहब जो धान का खरीद है वो गेहूं की तरह एमएसपी तय होकर खरीद गवर्नमेंट करे। तो सबसे पहले तो किसानों की मांग को देखते हुए हमारा ये ध्यान रहेगा कि सरकार से मांग भी यही रहेगी कि एमएसपी पर धान की खरीद हो ताकि हमारा किसान समृद्ध हो। इसके अलावा क्षेत्र में हमारा क्षेत्र जो मुख्यतः कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो अगर हमारे किसानों को सिंचाई का पानी पूरा मिलेगा और क्षेत्र में जो वाटर कोर्स हैं, खाड़े हैं, वो पक्के होकर और अच्छा पानी मिलेगा तो हमारे किसानों को अच्छी फसल होगी और किसान समृद्ध होंगे। अगर हमारा किसान ही समृद्ध होगा तभी है हमारा देश समृद्ध होगा, क्योंकि किसान ही रीढ़ की हड्डी है। तो मुख्यतः जो व्यापार है वो हमारा कृषि आधारित व्यापार है। तो हमारा आगामी वर्षों में यही रहेगी कि हमारा किसान समृद्ध हो और किसान समृद्ध होगा तभी हमारा क्षेत्र समृद्ध होगा। अभी जो एसआई भर्ती परीक्षा में जो हाई कोर्ट का फैसला आया है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा जो माननीय न्यायालय के द्वारा फैसला दिया गया है उस पर किसी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं है। सरकार को भी माननीय न्यायालय के फैसले का स्वागत करना चाहिए और सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जो माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया है वो उचित निर्णय दिया है। ऐसे ही भर्ती परीक्षा में अगर गड़बड़ियाँ हुई हैं तो निस्संदेह युवाओं के लिए ये आगे जो नई भर्ती होगी तो नए युवाओं को इसमें मौका मिलेगा और पेपर लीक नहीं हो, यही हमारी राज्य सरकार से भी मांग रहेगी।
अगर आपके निजी जीवन की बात करें तो निजी और राजनीतिक जीवन को आप कैसे संतुलन आप बनाए रखते हैं उसमें? निजी जीवन में मैडम अब 60 साल के हो चुके हैं, बच्चों ने बिजनेस संभाल लिया है। एक बेटा बिजनेस संभाल रहा है, एक बेटा कस्टम में मुंबई में नौकरी पर है। तो निजी जीवन तो उनको संभाल रखा है जो है। अब मात्र जनता की सेवा कर रहे हैं सुबह से शाम तक। आपके बच्चों का राजनीति में कोई रुचि नहीं रही? नहीं, अभी तक तो कोई रुचि नहीं है और भविष्य में भी हमारा प्रयास ये रहेगा कि उनकी रुचि नहीं हो। क्यों, इस चीज का कोई कारण मुख्य? क्योंकि राजनीति में ये देखा है कि वंशवाद को बढ़ावा देते हैं नेता जो हैं, वो अपने बच्चों को आगे कर देते हैं। तो इससे जो मुख्य कार्यकर्ता हैं वो संतुष्ट नहीं होते, उनके हितों पर कुठाराघात होता है। तो कार्यकर्ताओं को भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। तो मैं पहले भी मैं जो चुनाव लड़के आया हूँ, मैं वंशवाद के खिलाफ लड़के आया हूँ और हमारा यही प्रयास रहेगा कि वंशवाद को बढ़ावा नहीं मिले। अच्छा, वैसे तो आपका काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है, लेकिन फिर भी अगर कभी टाइम मिलता है तो राजनीतिक योजनाएं या राजनीति के अलावा आप किस चीज़ में रुचि रखते हैं? आपकी क्या हॉबीज़ अगर मैं पूछूं आपसे? मैडम सुबह से शाम तक क्षेत्र में रहते हैं। इसके अलावा थोड़ा बहुत जो घर का काम है शाम के समय वो देख लेते हैं। कोई बच्चों के बिजनेस में या घर की जो स्वास्थ्य से संबंधी समस्याएं हैं उसमें मगन रहते हैं। आप हमारे दर्शकों को और युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, एक बार बताइए। मैं युवाओं से तो यही आह्वान कहूँगा कि आप अपना ध्यान ज़्यादातर अपने स्वास्थ्य पर देवें और विकास की ओर देवें। जो आज के समय हमारा युवा नशे की गर्त में जा रहा है, क्योंकि मेडिकेटेड नशा बहुत बढ़ गया है। मेडिकेटेड नशा बढ़ने से क्राइम भी बहुत बढ़ गया है। तो मैं युवाओं से यही आह्वान करूँगा कि आप अपने दिमाग को, अपने मन को खेल से लगाएं, अच्छा खेलें, स्वस्थ रहें और सुखी रहें। और राज्य सरकार युवाओं के लिए नौकरियां जल्दी निकाल रही है। तो युवा इस उम्मीद में रहे कि राज्य सरकार नौकरी लगाकर उनका भविष्य सुधारेगी। और मैं आपके दर्शकों को यही निवेदन करूंगा कि आपका जो ये चैनल है ये दिन दोगुनी रात चौगुनी आगे बढ़े और आपके दर्शक ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और दर्शकों को आप इसी तरीके से अच्छा जो भी है विकास या और कोई जो भी बातें हैं वो बताएं, ताकि आपके चैनल को दर्शक ज़्यादा से ज़्यादा देखें। धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं, आपने जो भी सुविचार दिए हैं उनको और आपने जो भी बातें कही हैं वो अपने व्यक्तिगत जीवन में अपनाएं और आगे बढ़े। और आप देखते रहिए बतंगड़ न्यूज़, क्योंकि हम आपको नई नई शख्सियत के साथ में मुलाकात करवाएंगे हर वक्त। धन्यवाद। धन्यवाद मैम।